गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हूँ। आज कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1 स्वर्णिम भारत, जो कि प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक इसमें बताया गया है, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी बच्चों के पास अगर पाठ्य पुस्तक है तो खोल ले, और नहीं है तो भी इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं और जो जनपद है उनकी 16 जनपदों को मैं आपको लिखकर बताऊंगी, साथ ही उनकी जो राजधानी है उसके बारे में भी बताऊंगी। स्वर्णिम भारत से क्या तात्पर्य है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो इसी के साथ मैं एक बार कहना चाहूँगी कि आप सभी अपनी नोटबुक भी खोल कर बैठे, और नोटबुक में जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं लिखाती हूँ उसको आप साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि पहला जो पाठ है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, इसके आपके एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 5। तो यह पूरा जो लेसन है वह 5 नंबर का रहेगा आपके। तो हर चीज को अच्छी तरीके से लिखे और पढ़े ताकि आपके 5 नंबर पक्के हो सके। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्राचीन काल से ही गौरवशाली रही है, इसलिए प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप हम सभी के सामने दिखाई देता है, और विश्वव्यापी स्वरूप को और स्वर्णिम भारत को अर्थात सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि धन्य धान्य से किस तरह से यह भारत देश परिपूर्ण था, लेकिन किस प्रकार से बाहरी देश यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए और किस प्रकार से एक ऐसी मानसिक स्थिति पैदा की कि फिर वह यहीं पर रहकर रह गए, और जो व्यापार करने की स्थिति से आए थे उस व्यापार को यही स्थापित कर लिया, और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश के साथ उन्होंने क्या किया ये सभी आपको विदित हैं। तो आज हम स्वर्णिम भारत के बारे में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपको लिखवाऊंगी वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल, सभ्यता एवं संस्कृति का काल भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। आप सभी समझ गए होंगे कि स्वर्णिम काल से क्या तात्पर्य है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो स्वर्णिम काल से या स्वर्णिम भारत से क्या तात्पर्य है यह आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इन पंक्तियों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में है तो देखो, और नहीं है आपके पास पाठ्य पुस्तक तो अपनी नोटबुक में इसको जरूर नोट कर ले। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जो काल था वह भारत का स्वर्णिम काल कहलाता था। सभी ने नोट कर लिया होगा। 5 नंबर का यह लेसन है, तो छोटे से छोटे बिंदु पर आप ध्यान देंगे और हर चीज याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें अब आगे है पॉइंट आपके महाजनपद काल। पहला पॉइंट जो आएगा महाजनपद काल, इसका जो समय है वह आप नोट करेंगे 600 से
325 ईस्वी पूर्व। समय आप नोट करेंगे। महाजनपद काल जो है 600 से 325 ईस्वी पूर्व का समय काल इसका है। कितना? 600 से 325 ईस्वी। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई है। महाजनपद किसे कहा गया है? तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी, उन्हें ही महाजनपद कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय, इसको आप जरूर नोट करेंगे। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय कुल 16 जनपद थे। उस समय कुल 16 महाजनपद थे। यह बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कुल महाजनपद कितने थे या बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। कितनी थी? 16 थी। 16 महाजनपद और उनकी राजधानी में आपको लिखवाऊंगी, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में उसको लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक में ध्यान दें और अपनी नोटबुक में साथ के साथ लिखते जाए। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर पूछ लिया जाएगा, जैसे कि काशी महाजनपद है, उसकी राजधानी का नाम बताइए, या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कुरु महाजनपद की राजधानी का नाम बता लिए। तो 16 ही महाजनपद और उन महाजनपदों की राजधानी मैं आपको बता रही हूँ और लिखा रही हूँ, तो साथ के साथ अपनी पाठ्य पुस्तक में उसको लिखेंगे। महाजनपद और इधर लिखेंगे इनकी राजधानी। क्रम संख्या 1 से ही लिखना शुरू करेंगे। पहला जो महाजनपद है वो है काशी, और काशी की जो राजधानी है वो है वाराणसी। ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सभी लिखेंगे। पहला महाजनपद काशी और इसकी राजधानी वाराणसी। दूसरा आप सभी लिखेंगे कुरु, कुरु की राजधानी आप लिखेंगे इंद्रप्रस्थ। तीसरा महाजनपद जो है वो है अंग, ठीक है, और इसकी जो राजधानी लिखेंगे वो है चंपा। ये सारे जीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना है, भविष्य में भी ये चीजें काम में आती है। चौथा आप लिखोगे मगध, इसकी राजधानी लिखोगे राजगृह या गिरिव्रज। राजगृह या गिरिव्रज। पांचवा पॉइंट आप डालोगे वज्जी। साथ के साथ सामने राजधानियों का नाम लिखना है। विदेह है और मिथिला। अगर रामायण कभी देखी हो तो उसमें मिथिला का नाम जरूर सुना होगा। सभी ने नोट कर ली होगी। काशी, वाराणसी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, अंग, चंपा, मगध, राजगृह या गिरिव्रज, और वज्जी, विदेह और मिथिला। छठा पॉइंट डालेंगे सभी। मल्ल।
महाजनपद है जिसकी राजधानी है कुशावती। और कोष्टक में आप इसको लिख सकते हो कुशीनारा। कुशावती को कुशीनारा नाम से भी जाना जाता है। 7वां महाजनपद चेदी, इसकी राजधानी आप लिखेंगे शक्तिशाली। और कोष्टक में आप लिख लो सोथिवती। 8वां महाजनपद वत्स, सभी साथ के साथ लिखते जाएंगे और राजधानी भी साथ के साथ लिखेंगे और पढ़ते भी जाओगे। वत्स की है कौशाम्बी। कुल 16 महाजनपद है। 16 ही महाजनपदों की 16 राजधानी बताई गई हैं। 9वां पॉइंट डालो आप कौशल। रामायण महाभारत कालीन सारे नाम हैं। कौशल को आप लिखोगे अयोध्या। अयोध्या से सभी भली भांति परिचित होंगे, जहाँ पर 5 तारीख को अभी अयोध्या में भूमि पूजन किया गया है। इसमें आप लिखोगे बुद्धकाल। बुद्धकाल में 2 भाग किसके? कौशल की राजधानी के अंतर्गत। एक आ जाएगा उत्तरी भाग, उत्तरी भाग की जो राजधानी है उसके बारे में नोट करेंगे। उत्तरी भाग की जो राजधानी है वो है साकेत। और इसमें दक्षिणी भाग की जो राजधानी है, दक्षिणी भाग की राजधानी, उसका नाम आप नोट करेंगे श्रावस्ती। श्रावस्ती कौशल जो है उसकी राजधानी के अंतर्गत अयोध्या आएगा। बुद्ध काल में 2 भाग, उत्तरी भाग की राजधानी, अर्थात बुद्ध काल में 2 भाग किए गए हैं। पहला भाग है उत्तरी भाग, उसकी राजधानी है साकेत, और दूसरा है दक्षिणी भाग जिसकी राजधानी है श्रावस्ती। सभी ने नोट कर लिया होगा। कुल 9 महाजनपद और 9 ही महाजनपदों की राजधानी आपको मैंने बोर्ड पर लिखवाई है, साथ के साथ लिखते जाएंगे। 10वां पॉइंट डालो आप सभी पांचाल। द्रौपदी के बारे में अगर सुना हो तो वह पांचाल देश की रहने वाली थी। इसका पूरा विवरण आपको महाभारत कालीन सभ्यता में देखने को मिल जाएगा। इसमें राजधानी में लिखो उत्तरी पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, जिसको कि अहिछत्रपुर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही दक्षिणी पांचाल की राजधानी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी, इसमें भी 2 भाग किए गए हैं। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र आ गई, जिसको अहिछत्रपुर के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी आप सभी लिखेंगे कांपिल्य। सभी ने नोट कर लिया 10वां पॉइंट। 11वां पॉइंट डालोगे आप सभी मत्स्य। मत्स्य पॉइंट डालो। इसकी जो राजधानी है वह आप लिखोगे विराटनगर।
क्या लिखोगे बच्चे? सभी विराटनगर। मत्स्य की जो राजधानी है वो है विराटनगर। दोनों पॉइंट लिख लिए होंगे आपने। पांचाल भी दो भागों में विभाजित था, एक था उत्तरी पांचाल और दूसरा था दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसको अहिछत्र भी कहा जाता है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। कुछ नाम आपको अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन अगर स्वर्णिम भारत का इतिहास पढ़ा हो तो ये सारे नाम उसके अंतर्गत आ जाते हैं। जब इनके बारे में विस्तार से पढ़ोगे तो ये जो राजधानी आ रही है कोई अजीब सी नहीं लगेगी आपको। 12वां पॉइंट आप डालोगे अब शूरसेन, और इसकी राजधानी आप लिखोगे मथुरा। मथुरा से सब भली बातें परिचित होंगे। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अगर कभी आपने देखी हो तो, जिसको मथुरा या शूरसेनाई भी लिख सकते हैं। शूरसेनाई। 13वां पॉइंट आप सभी लिखेंगे आगे। अशक। इसकी राजधानी आप लिखोगे पोतन या पाटेली। क्या लिखोगे? पोतन या पाटेली। 14वां पॉइंट अवंती। अवंती की राजधानी आप लिखोगे उत्तरी अवंती की राजधानी। उत्तरी अवंती की राजधानी, इसमें भी दो राजधानी बताई गई है आपको। किसी किसी में है दो, बाकी सब में एक ही बताई गई है। उत्तरी अवंती की राजधानी आप सभी लिखेंगे उज्जयिनी। राजा विक्रमादित्य यहाँ पर राज करते थे और इसको आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर महाकाल के दर्शन होते हैं। आगे लिखोगे दक्षिणी अवंती की राजधानी। सभी में जो तीसरी बार लिखवा रही हूँ आपको, जिसमें डबल बार आई है ये, तो उत्तरी अवंती की राजधानी होगी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी हो जाएगी महिष्मती। सभी नोट कर ले। 15वां पॉइंट आगे लिखेंगे। ये सभी आपको याद भी करनी है। 15वां पॉइंट डालेंगे सभी गांधार। गांधारी जो थी, गांधार देश की ही रहने वाली थी। इसकी राजधानी आप लिखोगे तक्षशिला। तक्षशिला के विश्वविद्यालय के बारे में तो सभी ने पढ़ा ही होगा, 8th 9th की बुक में पढ़ लिया होगा। 16वां पॉइंट आप लिखेंगे महाजनपद में कंबोज, और इसकी राजधानी लिखेंगे राजपुर और हाटक। तो 16 महाजनपद जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं और महाजनपद लिखे और महाजनपद की राजधानी आपके सामने बोर्ड पर लिखी गई थी, सभी बच्चों ने नोट कर ली होगी। तो सभी से निवेदन करती हूँ कि इनको ज़रूर याद करें, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये और एग्जाम में ज़रूर आती हैं। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपद। ये तो महाजनपद थे, अब राजस्थान के जनपद के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में जो जनपद बताए गए हैं वो 4 बताए गए हैं, जो आपको मैं नोट करवाती हूँ। राजस्थान के प्रमुख जनपद
राजस्थान के प्रमुख जनपद, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आप एक डायग्राम बनाकर भी समझ सकते हैं। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालवी, शिवी, अर्जुनानयन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में उस समय आ गई थी और राजस्थान में आने के बाद इन्होंने जनपदों की स्थापना की थी और यहीं पर निवास करने लग गई थी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात उस समय से ही शुरू हो गया था। तो प्रमुख जो जनपद है उसके बारे में मैं आपको लिखा रही हूँ, तो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। राजस्थान के प्रमुख जनपद, राजस्थान में प्रमुख रूप से 4 जनपद पाए जाते हैं। कितने? 4। पहला आप लिखेंगे जांगल, दूसरा आप लिखेंगे मत्स्य, तीसरा आप लिखेंगे शूरसेन और चौथा आप लिखेंगे शिवी। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट में अगर पूछा जाए तो पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से, उनके नाम लिखिए। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इसमें 4 नंबर का, तो उसमें यूँ पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के प्रमुख जनपदों के नाम लिखते हुए उनको विस्तार से समझाइए। अगर सिर्फ नाम लिखने हो तो सिर्फ 4 ही नाम लिखते हैं कि राजस्थान के प्रमुख जनपद 4 है। पहला है जांगल, दूसरा है मत्स्य, तीसरा है शूरसेन और चौथा है शिवी। लेकिन अगर इनको विस्तार से समझाना हो तो एक एक को वापस ले लिया जाएगा कि जांगल जो क्षेत्र है वो कहाँ पर था, वर्तमान में कहाँ पर है और उस समय इसकी राजधानी क्या रही होगी। ऐसे चारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे इस चीज को अपनी नोटबुक में उतार लें और एक एक के बारे में जो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी उसको आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे, जिससे कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वह आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो पहला आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लो, अपनी नोटबुक खोल लो और पहला पॉइंट जो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट सरल भाषा में लिखाने जा रही हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पहला पॉइंट है, आप सभी डाल लेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपद में जांगल। साथ के साथ याद करते जाओगे तो अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट आप डालोगे जांगल। वर्तमान बीकानेर, वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश, महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। जांगल देश कहलाते थे। जांगल देश से आप सभी परिचित हो गए हैं कि वर्तमान अभी बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में, अभी वर्तमान में तो बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है वहाँ के जो जिले हैं वो महाभारत के काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी। इसमें राजधानी आप लिख लोगे, राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर। और इस समय यह कहाँ पर स्थित है? इस समय यह नागौर में स्थित है। कहाँ पर? नागौर। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देखोगे और नोटबुक में लिखोगे कि जांगल वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे
उस समय इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी और इस समय यह स्थान कहाँ पर है? नागौर में स्थित है। सेकंड पॉइंट आप डालोगे, सेकंड पॉइंट आप डालोगे राजस्थान के जो जनपद है मत्स्य, मत्स्य के अंतर्गत आप लिखेंगे वर्तमान जयपुर, वर्तमान जयपुर के आसपास, जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद, यह मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है। लिखोगे ये कि वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी विराटनगर, इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेराट नाम से जाना जाता है। वर्तमान में बेराट नाम से जाना जाता है। तो आज आपके सामने कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ स्वर्णिम भारत के बारे में, महाजनपद और उसकी राजधानी के बारे में, साथ ही राजस्थान के जो प्रमुख जनपद है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। मेरे हिसाब से यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इससे आगे जो बाकी के 2 महाजनपद राजस्थान के जनपद बच रहे हैं उसके बारे में विस्तार से कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।